अच्छा जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा था उज्जाई, तो समझ आ गया सबको? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ग्राफ खत्म हो गए थे। उसके बाद शुरू होते हैं जी चार्ट्स। अच्छा जी, चार्ट्स समझने से पहले ये समझ लें कि चार्ट बनाते कब हैं। दो सूरतों में बच्चों चार्ट बनता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको डाटा जो है वो टाइम सीक्वेंस के हिसाब से दिया जाए, मतलब जो इवेंट पहले टाइम पे कर हुआ है वो पहले आएगा, जो इवेंट बाद वाले टाइम पे कर हुआ है वो बाद में आएगा। जैसे अखबार है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। जो अखबार पहले है उसमें पहले की खबरें होंगी, जो अखबार बाद में है उसकी बाद की खबरें होंगी। वो टाइम वाइज डाटा रिकॉर्ड करता है, ठीक हो गया। और दूसरा बच्चों डाटा होता है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का मतलब होता है कि लोकेशन वाइज डाटा, सिटी वाइज, प्रोविंस वाइज, ठीक है जी, स्टेट वाइज डाटा। अगर किसी जमीन के किसी हिस्से के हिसाब से अगर डाटा देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं जी? टेरिटोरियल डाटा। यहां तक की बात लगी। अगर डाटा क्रोनोलॉजिकल हो या टेरिटोरियल हो तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? हम चार्ट बनाएंगे। तो पहला जो चार्ट हमने पढ़ा था उस दिन लिखा जो था वो था सिंपल बार चार्ट। कौन सा चार्ट? सिंपल बार चार्ट। अब सिंपल बार चार्ट उस वक्त बनाएंगे बच्चों जब आपके पास डाटा में सिर्फ एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? एक वेरिएबल होगा और उस एक वेरिएबल की सब कैटेगरीज कोई नहीं होगी। लिख ले शाबाश। when only one variable is given and only one class of that variable is given, we will use simple bar chart. अगर सिर्फ एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की सिर्फ एक क्लास होगी तो हम क्या बनाएंगे जी? सिंपल बार चार्ट बनाएंगे। नोट कर लिया जी? अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आपको डाटा दिया गया है टाइम वाइज, ईयर वाइज। 2019 की पॉपुलेशन कितनी थी, 2020 की पॉपुलेशन कितनी थी, 2021 की, 2022 की। ये आपको पॉपुलेशन दी गई है, ठीक हो गया। तो ये टाइम वाइज डाटा है। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, हमें इतना तो पता है कि अगर किसी बच्चे के क्लास में 5 नंबर आए हैं तो वो नंबर कम है, और किसी के 15 नंबर आए हैं तो वो नंबर ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 2005 का साल छोटा साल है और 2015 का साल बड़ा साल है, तो ये बात खत्म होती। तो फिर ये 5 और 15 में कैसे डिफरेंस करें? क्या 2005 एक छोटा साल है, 2015 एक बड़ा साल है? नहीं, 5 छोटा नंबर है, 15 बड़ा नंबर है। 2005 छोटा साल नहीं है और 2015 बड़ा साल नहीं है। तो यहां पे फिर जो नंबर लगे हुए हैं ना बच्चों को, ग्राफ में जो नंबर लगे हुए थे ना, उनमें तो पता लगता था ना कि यार ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। लेकिन टाइम में कोई 2019 का साल छोटा नहीं है, 2022 का साल बड़ा नहीं है। ये सिर्फ नंबर इसलिए लगाए गए हैं ताकि एक साल को दूसरे साल से डिफ्रेंशिएट कर सकें। अदरवाइज इनमें से कोई नंबर छोटा नहीं है, कोई नंबर बड़ा नहीं है। यहां तक की बात समझ आ रही है? तो बच्चों इसलिए ग्राफ में क्लास बाउंड्री हमें बता रही होती है कि यार ये छोटी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। लेकिन टाइम में कोई वैल्यू छोटी नहीं होती, कोई वैल्यू बड़ी नहीं होती। यहां तक की बात समझ लगी?
अब बच्चों आपने जब चार्ट बनाना है ना, तो टाइम को आप रखेंगे एक्स एक्सिस पे और पॉपुलेशन को आप रखेंगे वाई एक्सिस में। टाइम को कहां पे रखना है? एक्स एक्सिस पे, और पॉपुलेशन को वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखो, ग्राफ हमने जीरो से शुरू करना है, ओरिजिन हमारा जीरो ही होगा। अब पॉपुलेशन में सबसे बड़ी वैल्यू कहां तक है? 18,000। हमारे पास चार बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, चार बॉक्सेस हैं, तो स्केल कितने हजार का बनाएंगे? हाँ जी, 5,000 का। तो क्या हो जाएगा जी? 5 10 15 और 20। 20 तक क्यों गए? बड़ी वाली 20 के अंदर आता है, क्योंकि हमने 18,000 को कवर करना था। तो समझ आई बात? 18,000 हमारे ग्राफ के अंदर आना चाहिए, वो ग्राफ से बाहर ना निकल जाए। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको पता है ग्राफ में हमने पढ़ा था कि जीरो से लेके वहां तक जहां तक डाटा नहीं है हम कट लगाते होते थे, याद? यहाँ पे बच्चों कट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे 0 10 20 30 40 हमें पता था 10 छोटी वैल्यू है, 20 बड़ी वैल्यू है, 30 उससे बड़ी वैल्यू है, वगैरह वगैरह। तो वो हमें नहीं चाहिए था, हम उसको कट लगा के हाइड कर देते। यहाँ पे टाइम है, टाइम में कोई छोटी वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि 0 से लेकर 2019 तक कोई डाटा नहीं है, नहीं, ये जीरो टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहां तक की बात समझ आ रही है? ये जीरो टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता। मार्क्स जीरो हो सकते थे, लेकिन टाइम में जीरो डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम में जीरो किसी को भी नहीं पता कब आया था। ये 2019 का मतलब ये है कि जमीन बने 2019 साल हो गए। हाँ, ठीक है। ये टाइम किसी बंदे ने किसी जमाने में किसी चीज को इवेंट बना के वहां से शुरू कर लिया, हमें नहीं पता जीरो कब था। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये जीरो से हर किसी ये मुराद नहीं है कि टाइम जीरो से शुरू हुआ था। तो यहां पे कट नहीं लगाया गया, ये पॉइंट समझ आ गया? तो 2019 में बच्चों कितनी पॉपुलेशन है? 10,000। तो 2019 में हाइट हम रखेंगे 10,000। अच्छा, अब 2019 और 2020 को आपस में ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है कि जहां पे ये खत्म हो अगला वहीं से शुरू हो। हम इसके दरमियान स्पेस रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहां पे तो मसला ये था ना कि जिसके 19.5 नंबर आगे वो किधर जाएगा। वहां पे तो ये मसला था जिसकी वजह से गैप खत्म कर दिया था, नहीं याद आ रहा कुछ कुछ? वो क्लास बाउंड्री इसलिए बनाई थी कि बीच में अगर किसी के नंबर आगे तो वो किधर जाएगा। तो यहां पे कोई मसला नहीं है। यहाँ 2019 और 20 के दरमियान कोई नहीं आता। ठीक हो गया? यहाँ पे हम गैप भी रख सकते हैं। 2019 की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अलग है, 2020 का बिल्डिंग ब्लॉक अलग है, बीच में स्पेस है। समझ आ गई बात? अच्छा, बस आपने ख्याल इस बात का रखना है बच्चों, जितनी चौड़ाई 2019 के ब्लॉक की होगी तमाम ब्लॉक की उतनी होगी। ये पॉइंट समझ आया? मतलब अगर फर्ज करो जी 2019 के ब्लॉक की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो बाकी सबकी भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। और बीच का जो गैप है वो फिर 1 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, वो उससे कम होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो पॉइंट समझ आ गया सबको? तो क्लियर है? क्यों? अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चों देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंटेशन। अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो डाटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे बंदे को हो सकता है उसको वो बात समझना है जो आप समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2019 में इसकी चौड़ाई ये रखते हैं 2019 में, और 2020 में आप अगर चौड़ाई ये रखेंगे, तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा लगता है जैसे उसने 2 साल का डाटा ले लिया।
क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है क्या? तो आप विड्थ सेम रखेंगे तो हर किसी को समझ आ जाएगी यार ये 19 का डाटा है, 20 का, 21 का, 22 का। लेकिन अगर आपकी विड्थ सेम नहीं होगी तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार लगता है वो 2 साल का डाटा उन्होंने इकट्ठा ले लिया वहां। ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों याद रखिएगा कि आपने फर्ज करें जी आपने अक्लमंदी दिखाई और तमाम लाइनों की विड्थ सेम रखी, लेकिन बीच का जो गैप था ना वो आपने सेम नहीं रख सके। आपने तीसरा ब्लॉक यहां पे बनाया जाके, आपने ब्लॉक्स की विड्थ तो सेम रखी लेकिन बीच का गैप सेम नहीं रख सके। अब ऐसे लगेगा कि आपने 2 साल का डाटा तो ले लिया, फिर बीच में 2 साल छुट्टी कर ली, फिर चौथे साल का जाके डाटा लिया। ये पॉइंट समझ आया? तो बीच का गैप भी सेम होना चाहिए ताकि किसी बंदे को ये कंफ्यूजन ना हो कि बीच में कोई डाटा मिस हो गया होगा। ठीक है ना? इसलिए बीच का गैप भी सेम होना चाहिए और बार की जो विड्थ है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद अगला चार्ट है जी कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट बच्चों उस वक्त बनेगा जब वेरिएबल तो आपका एक ही होगा, जैसे कि पॉपुलेशन वेरिएबल आपका एक ही है, लेकिन उस वेरिएबल की सब कैटेगरीज हो सकती है। पॉपुलेशन की सब कैटेगरीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है जी लाहौर की 10,000, लेकिन उन 10,000 में कुछ एजुकेटेड पर्सन है, कुछ अनएजुकेटेड है, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन की सब कैटेगरीज होगी। तो रही बात, ये बच्चों आपको कॉलम नहीं दिया जाएगा, आपको कॉलम दिया जाएगा सिटीज का, उसमें एजुकेटेड पीपल कितने हैं, अनएजुकेटेड पीपल कितने हैं। हाँ जी, देखिए जी। अब आपको पता है बच्चों लाहौर में एजुकेटेड पीपल कितने थे, अनएजुकेटेड कितने थे? क्या इन दोनों को जमा किया जा सकता है कि नहीं जमा किया जा सकता? इन दोनों को जमा किया जा सकता है क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है। तो आपको अगर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल का डाटा दिया जाए तो आप उन दोनों को जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। आप पहला सबसे पहला काम तो ये करेंगे, उन सारी वर्ड्स को जमा कर लेंगे। फिर उसके बाद आप सिंपल बार चार्ट ही बनाएंगे जैसे आप बनाते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाहौर में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10,000। तो आप अपना जो स्केल है वो किस वैल्यू को रख के सामने बनाएंगे? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 10,000 नहीं है, 18,000 है। तो आपने 10,000 को सामने रख के स्केल नहीं बनाना, आपने टोटल में देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 18,000 है तो आपका स्केल 18 के हिसाब से बनेगा। आपके पास 4 डब्बे हैं, 1 2 3 4, तो स्केल फिर क्या होगा 5,000 का, 5 10 15 और 20। नहीं समझ?
अच्छा, ये लाहौर की आपने रेक्टेंगल डायग्राम बनानी है, हाइट कितनी होगी उसकी? 10,000 हाइट कितनी होगी? 10,000 टोटल हाइट उसकी 10,000 बनाएंगे। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, फिर उस 10,000 के दो टुकड़े करने हैं, एक 6,000 का, दूसरा ये लाइन आपको नजर आ रही है बच्चों, ये 6,000 पे आके कट हो रही है, तो नीचे से लेके ऊपर 6,000 तक एक हिस्सा बन गया। अच्छा, ऊपर वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली 4 का होगा या बनाना पड़ेगा? तो ऑटोमेटिकली 4 का होगा। नहीं समझे? और आपने ग्राफ देखे होंगे बच्चों कि उसमें फिर अगर दो कंपोनेंट हो एक ही बार के, तो फिर बताया जाता है कि ये वाला इसको शो कर रहा है, ये वाला इसको शो कर रहा है। ये पॉइंट समझ रहा है? ये जो रेड वाला साइन है एजुकेटेड पीपल को शो कर रहा है, और ये जो ब्लैक वाला है ये अनएजुकेटेड को शो कर रहा है। Right? ठीक है ना? ये लाइन कहां पे लगी हुई है? 6 पे खत्म हुई है ना ये, तो 6 से ऊपर 10 तक क्या होगा? 5,000। अब ये समझ आई सबको? अच्छा, इस्लामाबाद में कितने पीपल थे टोटल? 12,000। एजुकेटेड कितने हैं? 8। अनएजुकेटेड 4। तो टोटल पहले हम लाइन बनाएंगे 12 तक की। ये देखिए जरा, ये कहां तक आ रही है? 12 तक आ रही है। उसके फिर दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा कौन सा होगा? 8,000, और ऊपर वाला ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा? 4,000। समझ आइए आपको? तीसरा और चौथा भी बना लेंगे, बना लिया। कोई मसला नहीं, कोई मसला। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि आपने पेपर में जाके ग्राफ नहीं बनाने हैं। आपको पेपर कैसे आना है? एमसीक्यूज में। ऐसा ना हो कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स परचेज किया हो, ठीक हो गया, और वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन में जाके घुसाई हो आपने प्रकार, और घुमा रहे हो उसको, ठीक है ना? तो वहां पे ऑलरेडी ग्राफ बने होंगे, उनमें से सही कौन सा है गलत कौन सा, ये आपने समझना। नहीं समझ बात? ठीक है ना? आपने ग्राफ बनाने नहीं है, आपने सही ग्राफ चूज करना है। अच्छा जी, और ये नोट कर लिया ऊपर वाला सर ने? उसके बाद अगला है जी मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट लिखा जी? अच्छा जी, अब इसमें देखिए बच्चों, अब यहां पे याद रखिएगा, सिंपल बार चार्ट में एक ही वेरिएबल था, कंपोनेंट बार चार्ट में भी एक ही वेरिएबल था। मल्टीपल बार चार्ट में अब एक वेरिएबल नहीं होगा, दो वेरिएबल हो सकते हैं, या दो से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। दो से ज्यादा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको प्राइसेस दी गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस, शुगर की प्राइसेस, वीट की प्राइसेस, ठीक है मेरी, ये प्राइसेस हैं। तो क्या इन तीनों की प्राइसेस को जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं बात समझ आ रही?
और बोलो सही। तो इसी तरह से बच्चों आपको डाटा दिया गया है यहाँ पे, लाहौर में 6000 बर्थ हुई है और 4000 डेथ हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि इनको जमा करो तो आंसर क्या आएगा? होते जमा ही नहीं कर सकते, अक्ल इस्तेमाल करो थोड़ी सी। 6000 बर्थ और 4000 डेथ को जमा करके 10,000 आंसर है, इसको क्या एक्सप्लेन करें? 10,000 क्या है? आप कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, नहीं समझ आई। अब आप ये ना कह सर देखिए मैंने कैलकुलेटर में जमा कर लिया है, हो गया है, ठीक है। 6000 बर्थ है, 4000 डेथ है, इनको जमा करके 10,000 आया, एक्सप्लेन करें ये क्या है? किसी को क्या समझ आनी है क्या है? नहीं पल्ले पे, ठीक है जी। तो डिफरेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि वो आपस में ऐड अप नहीं हो सकते। हाइट और वेट ये दो डिफरेंट वेरिएबल है कि सेम ही है? डिफरेंट है। तो हाइट और वेट को जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेट 80 केजी है, हाइट 6 फीट है, जमा करो, ऐ ना सर 86, ठीक है जी। तो डिफरेंट वेरिएबल आपस में जमा नहीं हो सकते। तो बच्चों चूंकि वो एडअप आपस में नहीं हो सकते, तो फिर स्केल आपने उनको टोटल करके स्केल नहीं बनाना, उनकी इंडिविजुअल वैल्यू में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8000। अब आपका स्केल 8000 तक जाना चाहिए। डब्बे आपके पास अभी भी 4 ही हैं, 1 2 3 4, तो हर एक डब्बा कितने थाउजेंड का होगा? 2000। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? तो 2000, 4, 6 और 8000। अच्छा, अब लाहौर में दो वैल्यूज है, एक 6000 की है और एक 4000 की है, और इन दोनों को जमा नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ आ गया? तो लाहौर की लोकेशन पे दो बिल्डिंग ब्लॉक अलग अलग बनेंगे, लेकिन आपस में जुड़े होंगे। अब जो बर्थ का जो डाटा है वो अलग ब्लॉक बनेगा, और डेथ वाले डाटा का अलग ब्लॉक बनेगा। नहीं समझ आई बात? नहीं नहीं, लाहौर की जो दो वैल्यू है वो इकट्ठी आएंगी। हाँ, लाहौर और कराची में गैप आ सकता है, लेकिन कराची की दोनों वैल्यू इकट्ठी आएंगी, ताकि पता लगे ये लहदा शहर की है, वो लहदा शहर की। तो समझ आएगी बात? अगर सब स्पेसिंग आ जाएगी तो फिर ये पहचाना मुश्किल हो जाएगा कि यार ये दोनों वैल्यू किस शहर की हैं, या एक शहर की है, दो शहर की हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नोट करिए जी।
हाँ जी, नोट कर लिया। उसके बाद बच्चों आखिरी चार्ट हमारा रह गया पाई चार्ट। पाई चार्ट उस वक्त बनाते हैं जब आपके पास वेरिएबल एक ही होता है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा क्लासेस होती है। इससे पहले हमने कौन सा चार्ट ऐसा पढ़ा जिसमें एक ही वेरिएबल हो लेकिन उसकी क्लासेस हो? कंपोनेंट बार का, ठीक है जी। तो पाई चार्ट का डाटा को कंपोनेंट बार कार्ड में हम शो कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। पॉपुलेशन ही आएगी। हाँ जी, लिखते बर्थ भी लिखते डेथ भी लिखते, कोई मसला नहीं। हाँ, अच्छा जी। अब बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ पे बताया गया जो मिस्टर अहमद एक पर्सन है, उसकी सैलरी है महीने की 1 लाख रुपए। कितनी सैलरी है? 1 लाख। वो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपया फूड पे खर्च कर देता है, 10,000 रुपया रेंट पे करता है, 20,000 रुपया फीसें जमा कराता है, 10,000 रुपए की मेडिसिन उसकी होती है, 20,000 रुपया कपड़ों पे लगा देता है और बाकी 20,000 रुपया वो बचा लेता है। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। ये डाटा आपको समझ आ गया? वो कहता है इस डाटा को आपने सूटेबल डायग्राम में प्रेजेंट करना। यहां तक की बात लगी। अब तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम इन वैल्यूज से परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। मतलब ये 20,000 रुपया 1 लाख का कितने परसेंट है? कैसे पता लगा? किसको किस पे डिवाइड किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 20,000 को 100,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। नहीं समझे? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हम कहेंगे कि जो फूड है उसके ऊपर वो अपनी पूरी सैलरी का 20% खर्चा करता है। हजम होगी बात? रेंट कितने परसेंट वो पे कर रहा है? 10%। फीस 20%, मेडिसिन 10%, क्लोथिंग 20%, सेविंग 20%। परसेंटेज सबको समझ आएगा? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अब आपको पता है बच्चों पाई चार्ट जो होता है ना वो बेसिकली एक सर्कल होता है। क्या होता है? तो सर्कल को मेजर करने के कुछ यूनिट आपने पढ़े थे फिजिक्स में। क्या क्या पढ़े थे? डिग्री, रेडियन, दो ही पढ़े थे। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट, हमने इस डाटा को इस पाई चार्ट में प्रेजेंट करना है लेकिन हमें परसेंटेजेस नहीं चाहिए, हमें तो डिग्री चाहिए। क्योंकि सर्कल को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है। एक सर्कल में टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्रीज होती है। ठीक हो गया? अब बच्चों डिग्री निकालने का फार्मूला नोट कर लें। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है पहले तो वो नोट करें ना। पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और डिग्री निकालने का फार्मूला भी बच्चों यही है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। नोट कर लिया सबने? अब दोबारा देखते हैं बच्चों, फूड के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? 20,000। टोटल सैलरी कितनी है? 1 लाख। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। आंसर क्या रहेगा? 72 डिग्री। क्लियर है? किसी को इशू?
क्या आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। अब रेंट की डिग्रीज निकाली जा सकती हैं। रेंट है 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय 360। क्या आंसर आ जाएगा? थर्टी सिक्स डिग्री। इसको कंप्लीट करें, शाबाश। सारे डिग्रीज बना लिए? क्या नहीं बनी? अच्छा नहीं बचो। अच्छा जी बच्चों, ये सर्कल बनेगा और ये उसका सेंटर होगा, ऐसी है। 0 डिग्री यहां से शुरू होगा। अब बच्चों सबसे पहले आपने ड्रा करना है जी फूड। फूड की कितनी डिग्रीज है? 72। आपको पता है बच्चों, ये जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? ये 90 का होता है, ऐसी है। तो 72 पहले आएगा कि बाद में आएगा? पहले आएगा। तो 72 तकरीबन तकरीबन अगर हम आइडिया थोड़ा सा लगाएं, यहाँ पे होगा, ये 72 डिग्री होगा, ऐसी है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फूड और यहाँ पे लिखेंगे 20%। फूड कितने परसेंट थी भला? 20% थी ना। फिर रेंट कितने परसेंट है? कितनी डिग्रीज बनती है रेंट की? बच्चों रेंट की डिग्री तो 36 बनती है। रेंट की कितनी डिग्रीज बनती है जी? 36। अब 36 बच्चों यहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे दोबारा? नहीं, अब 72 से आगे चलेंगे 36 डिग्री। तो 72 से आगे जाएंगे तो टोटल एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 108। और आपको पता है 108 90 डिग्री से थोड़ा सा ही आगे होगा, ऐसे ही है ना। यहाँ पे आ जाएगा रेंट और यहाँ पे आ जाएगा 10%। नहीं समझ आई बात? फिर उसके बाद फीस है। फीस कितने जा रहा है? कितने परसेंट है? तो उसकी डिग्रीज कितनी बनती हैं? तो 108 में 72 ऐड कर दें, 180 बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी। ये क्या चीज थी? ये भी 20%। यहां तक की बात समझ लगी। उसके बाद मेडिसिन है, मेडिसिन 10% है। कितना आगे जाएंगे जी?
216, मेडिसिन 10%। फिर उसके बाद क्लोथिंग 20%, ये बन जाएगा 270। टू 88, और फिर यहाँ पे सेविंग आ जाएगा 20%, और 288 में 72 डिग्री जमा करेंगे तो 360 पूरा आ जाएगा। हाँ भाई, ये सबको समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों, इसके ऊपर उल्टा सवाल भी आ सकता है। क्या आ सकता है? मतलब आपको डाटा दिया गया था, आपने पाई डायग्राम ढूंढनी है, 4 आपको डायग्राम दी जाएंगी, 1 ठीक होगी, 3 गलत होंगी, कर लेंगे ना? अगला काम ये होगा बच्चों, आपको पाई डायग्राम दी जाएगी और आपसे डाटा पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाएगा कि एक बंदा है, उसकी सैलरी है 2.5 लाख। कितनी सैलरी है? और ये डायग्राम है जो आपके सामने बनी हुई है। बताओ ये बंदा कपड़ों के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है? और ये परसेंटेजेस तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दी थी, हो सकता पेपर में आपको परसेंटेजेस गिवन ना हो, फिर कैसे पता चलेगा? यही तो पॉइंट है। हाँ जी, अब्दुल मुनाम क्या कह रहे हो? हाँ जी, डिग्रीज अवेलेबल है, परसेंटेजेस अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, डिग्रीज अवेलेबल है, परसेंटेज कोई नहीं है। ये डायग्राम बनी हुई है, ये 216 है, ये 288 है, ये 180 है, ये 108 है, 172 है, ये 0 है। ये डिग्रीज पता है। एक बंदे की सैलरी 2.5 लाख रुपए है, कपड़ों के ऊपर वो कितना खर्च कर रहा है, ये आपने आइडिया लगाना है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, क्या करेंगे? शाबाश शाबाश बताएं। मैंने ये कहा था कि आपके पास डाटा है, ठीक हो गया। 1 लाख रुपए एक बंदे की सैलरी है, 1 लाख रुपए एक बंदे की सैलरी है। 20,000 रुपये वो खर्च करता है फूड पे, 10,000 रुपये खर्च करता है रेंट पे, 20,000 खर्च करता है फीस पे, 10,000 खर्च करता है मेडिसिन पे, और 20,000 खर्च करता है क्लोथिंग पे, 20 करता है वो सेविंग पे। टोटल 1 लाख रुपये का। अगर परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला ये है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपने डिग्रीज निकालनी है तो फार्मूला है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ये बच्चों इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, 72 डिग्री एंगल आ जाएगा। फिर इसका 36 आ जाएगा, फिर इसका 72, फिर 36, फिर 72, फिर 72, और इस को यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ये जो एंगल है ये 72 डिग्री का है। फिर उसके बाद ये एंगल 36 डिग्री का है, फिर ये एंगल 72 का है, फिर ये 36 का है, फिर ये 72 का है, फिर ये भी 72 का है। ठीक है जी? इस तरह से ड्रा करेंगे। ये डाटा आपको सामने लिखा है। हाँ भाई, टोटल सैलरी उसकी 2.5 लाख रुपए है, कपड़ों पे वो कितना खर्च करता है? कैसे पता लगा?
डिग्री, फार्मूला कौन सा लगाया? डिग्री इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। हाँ जी, किसकी जगह क्या रखेंगे? डिग्री की जगह क्या रखेंगे? 72। ये कैसे पता लगा? 216 और 288 का डिफरेंस लिया। क्लोथिंग की अपनी डिग्रीज कितनी? 72। अब पार्ट आपको नहीं पता, लेकिन टोटल तो पता है, 2.5 लाख है, इंटू 360 करेंगे। अब ये पार्ट कैसे निकलेगा? 72 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2.5 लाख से। डिवाइड करेंगे कितने से? क्या आंसर आ जाएगा जी? 50,000 आंसर आ जाएगा। और ये बात सबको समझ आ गई? अब उल्टा सवाल है बच्चों। एक बंदा मेडिसिन पे 18,000 रुपया खर्च करता है। कितना खर्च करता है? उस बंदे की सैलरी बताएं। डायग्राम आपके सामने। एक बंदा मेडिसिन पे 18,000 रुपया खर्च करता है हर महीने। बताओ उसकी पूरे महीने की सैलरी कितनी? क्या सैलरी? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आया सवाल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ भाई, 1,80,000 कैसे? मेडिसिन की डिग्री से बताएं कितनी है? 180 और 216 का गैप कितना है? 36 डिग्री मेडिसिन की। फार्मूला यही रखेंगे। इस 72 की जगह क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। पार्ट की जगह क्या आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। और टोटल की जगह, टोटल हमें फाइंड करना है। हाँ जी, नहीं आपको 10% कहीं दिया हुआ? 10% यहाँ पे लिखा कहीं पे? 10% कहाँ पे? पॉइंट ये, पेपर में जो आपको डायग्राम गिवन है आपने उसी से आइडिया लगाना है ना। हाँ जी, तो बच्चों निकल आएगा जी आंसर। कैसे? किसको किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? टोटल इधर आ जाएगा 18,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 36। ये इससे कैंसिल हो गया, 1,80,000 आ जाएगा। फार्मूला एक ही है बच्चों, उसके कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज उसमें अननोन हो सकती है, तो फाइंड हो जाएगी। अब बच्चों आई कैप का सवाल सुने। आई कैप ने सवाल दिया था पेपर में, ये आपके सीनियर बच्चों को पेपर में सवाल आया था। आई कैप ने सवाल दिया था कि एक डाटा है, उसमें वैल्यूज है 5, 15, 23, 17
12 और 10 टोटली वैल्यूज है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एंगल। सवाल क्या है जी? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एंगल। डाटा ये है, कर सकते हैं सवाल, ट्राई करें जरा है। चलो शाबाश। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, हो गया। क्या आंसर आया? अब जरा देखें तरीका क्या है सवाल को सॉल्व करने का। इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 5 सबसे छोटी वैल्यू है, 23 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 5 का एंगल सबसे छोटा होगा, 23 का एंगल सबसे बड़ा होगा। इतनी अकल तो है कि नहीं है? सारी वैल्यूज को जमा करें, टोटल क्या रहेगा? 82। तो 5 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 360, उसका एंगल निकल आएगा। पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो 5 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या एंगल आएगा जी? 22 डिग्री। ऐसी है। दूसरा, सबसे बड़ी वैल्यू 23 है। 23 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या एंगल आएगा? 101। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 101 माइनस 22। नहीं समझ आई? इसके अलावा कोई और तरीका भी है? सोचो 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 सोचो, क्या ये सवाल इसके अलावा किसी और तरीके से हो सकता था? सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू लेनी, उसके देखो डिग्री। अगर आप देखें बच्चों, सोचें, एक और तरीका भी था। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें, एंगल का डिफरेंस लेना ना, तो पहले इनका डिफरेंस ले लें। 23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 82
मल्टीप्लाई 360, तभी आंसर आ जाएगा। चेक कर लो। और समझ आ गया सबको? हाँ भाई, कोई रह तो नहीं गया जिसको समझ ना आया हो? आगे चले नहीं? अब बच्चों ये आई कि आपकी बुक का सवाल है चैप्टर नंबर 7 के। अब ये देखिए पाई चार्ट के ऊपर ये सवाल आया 7.38, ये सवाल करे सारा। हाँ भाई, 135 कैसे आएगी सर? ये टोटल इसका निकालेंगे? क्या से आ जाएगा? 40,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 360, क्या आंसर आ जाएगा? 135। 7.31 करें शाबाश। हाँ जी, 99। कैसे पता लगा? इसमें मैक्सिमम जो लीफ की वैल्यू हो सकती है वो 9 हो सकती है, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आ सकती है वो 99 हो सकती है। 7.30 करें। हाँ जी, क्या आएगा जी? 50। और सबको समझ आया क्या? नहीं समझ आया? कैसे निकाला आंसर बताएं? सबसे पहले क्या किया? पहले आपने टोटल वैल्यूज काउंट की, कितनी आई? 17। फिर क्या किया? इनका मिडल निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है जी, 17 का मिड निकालेंगे बच्चों तो 9th वैल्यू आएगी। वो कैसे, अभी देखते हैं।
जब भी आपने मिड वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों इन वैल्यूज में एक जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक हो गया। अच्छा, 9th वैल्यू, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। ठीक हो गया। अब नीचे से भी काउंट कर सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। ऊपर से काउंट कर ले, नीचे से काउंट कर ले, मिडिल में एक ही वैल्यू आ रही है, और वो वैल्यू क्या बनती है जी? 50। पक्का लाई? हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई, फिर भी नहीं क्वेश्चन बचा का सवाल है 29। कैसे? इस क्लास में कोई वैल्यू आप ये नहीं कह सकते सर 6 तो है, ठीक है ना? ये बात सुना की 28, 99, 27, 17। कहां से लीफ काउंट करने हैं? क्या होगा जी? 45। A dash is a circular graph that represents data. A dash shows the various values a group of items may take and the frequency with which each value arises within the group. ठीक है जी बच्चों, ये वाली बातें आपको आई क्या आपकी बुक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी ये बात किसके बारे में कही। ठीक है जी, इसका नाम क्या है जी? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। और ऊपर वाले का, अरे सेलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग। याद आ रहा कुछ? क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी था, ये भी था, याद आ गया? प्राइमरी डाटा के एग्जांपल याद करें, एग्जैक्ट ये आपने बात किताब में पढ़ी हुई है। कॉन्टिन्यूअस डाटा, हाइट ऑफ डिस्क्रीट डाटा, अच्छा ये बाकी चीजें आपने फिलहाल नहीं पढ़ी हुई। चलो जी, ये बच्चों आई आपकी बुक, आपने आज घर जाके चैप्टर नंबर 7 अपने ध्यान से पढ़ना, पढ़ लोगे? ओके जी। हाँ जी, प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। अगर आप न्यूज़पेपर से डाटा लेंगे वो तो सेकेंडरी होगा, स्टेट बैंक से लेंगे तो वो भी। आप खुद जाके सर्वे करें तो डाटा को कौन सा होगा? प्राइमरी। अकल आई थोड़ी सी? चलो शाबाश, इसको कंप्लीट करें, कर लोगे? हाँ जी हाँ जी, 135 ही था।